डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 10th का अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर विकास देखेंगे। हमने इतिहास में 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं या नहीं जानते वो विद्यालय के यूट्यूब पे जाएं और उन 2 चैप्टरों को अच्छे से पढ़ें। विकास यानी कि विकास एक ऐसी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन में निरंतर चलती रहती है। और विकास जो हमारे उपयोग की चीजें हैं यानी कि हर एक क्षेत्र में विकास होता रहता है। तो आइए देखते हैं विकास से जुड़ी चीजें। कह रहा है कि विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, और इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए। ये यानी कि हमारे जीवन पे यह निर्भर करता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए किस प्रगति तक जाते हैं, वो हमारे जीवन में कहाँ से विकसित हो रहा है, कहाँ विकास कर रहा है, हम अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी इच्छाओं पे निर्भर करता है। करें कि क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल करके कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों को जुड़ा है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षा में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे और इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में नहीं बल्कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं यानी कि हमारा जो आज का जीवन है वो हमारे अतीत से प्रभावित है और इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं कर सकते। यानी कि जो हमारा बीता हुआ कल, अगर उसे हम जान जाए कि हमारा बीता हुआ कल कैसा था, तो हम अपने आज के जीवन के बदलने में हम नाकामयाब रहेंगे। और इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन से प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट है कि विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति क्या चाहता है और विभिन्न लक्ष्य क्या है। जैसे यहाँ पे एक दिखाया गया है काल्पनिक दृश्य कि तुम एक कार चाहते हो, लेकिन अभी देश की ऐसी स्थिति नहीं है, तुमसे तो बस यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता है। यानी कि यह एक व्यक्ति है और एक दूसरे व्यक्ति को इच्छा की बात बता रहा है कि तुम चाहते हो तो कार, लेकिन जो तुम्हारी स्थिति है या फिर देश की ऐसी स्थिति है तो तुम्हारे पास सिर्फ एक रिक्शा ही हो सकता है। करा कि हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1 में 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरी करने की कोशिश कीजिए। यह तालिका दिया हुआ है व्यक्ति की श्रेणी और विकास के लक्ष्य और इच्छाएं। करा कि भूमिहीन ग्रामीण यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास भूमि नहीं है लेकिन उसकी इच्छा क्या है, काम करने के लिए अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, यानी कि अधिक से अधिक दिन उसके काम करने के हो और बेहतर मजदूरी हो, और उसके पास स्थायी स्कूल हो यानी कि सरकारी स्कूल हो, उसके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान हो सके और कोई सामाजिक भेदभाव और गाँव में भी वे नेता बन सके, यानी कि उसके पास कोई भेदभाव ना हो। तो इस तरीके से देखते हैं कि हर व्यक्ति की इच्छा अलग अलग होती है। फिर करा कि तालिका 1.1 में भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं, यानी कि अब इस चीज को निरीक्षण करते हैं कि क्या इन सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है। तो संभवतः नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा अलग अलग होती है और सबकी आकांक्षाएं अलग होती हैं। इनमें से हर अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है और वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो, अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। और वास्तव में कई बार 2 व्यक्ति या 2 गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो, यानी कि जो चीज़ें उसको पसंद है वह उसको न पसंद है, तो दोनों में विरोध ही उत्पन्न होगा। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने की और भाई के घर पे कामकाज में हाथ बटाने की आशा रखती है और वही भाई यह चीज़ उसको पसंद नहीं होती है। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, यानी कि जो उद्योगपति होते हैं वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बांध बंधे और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उत्पन्न हो, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है, यानी कि अत्यधिक ज़मीन की खपत हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा जिसके पास घर नहीं है। और जैसा कि आदिवासी वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल
छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करें, यानी कि वह चीज़ ज़्यादा जो ज़मीन है वो खपत ना हो, यानी कि उसका खपत हो वह कम रहे और उनके घरों के लिए इस्तेमाल हो। इस तरह दो बातें साफ है, एक अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं और दूसरा एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न हो, यानी कि उनका लक्ष्य भी अलग है और एक के लिए जो विकास है दूसरे के लिए वो विकास नहीं है, उसके लिए वह परेशानी है, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए अविनाशकारी भी हो सकता है। आय और अन्य लक्ष्य है। करा कि आप अगर एक बार फिर तालिका 1 देखें तो एक बात समान पाएंगे, लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले और दूसरे शब्दों में ज़्यादा आय चाहते हैं। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से प्रसन्न होते हैं और ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती है। द्रव्य या उससे खरीदे जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं ये कारक हैं और जिस पे हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर निर्भर करती है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए, यानी कि अगर हमारे मित्र ही हैं, अगर सबको एक साथ रख लें तो किसी की इच्छा कुछ और होती है और किसी की इच्छा कुछ और होती है। इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है और इनकी प्राय उपेक्षा कर दी जाती है। लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता है। यह चित्र दिखाया गया है नर्मदा नदी के तट पर शारदा सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के विरुद्ध प्रदर्शन, यानी कि यह एक चित्र दिखाया गया है कि किस तरीके से नर्मदा नदी का सरदार जो सरोवर बांध की ऊंचाई है उसमें किस तरीके से विरोधी प्रदर्शन करें कि ज़्यादा ऊंचाई होगी तो उनके काम धंधे में आने जाने में हर चीज़ में रुकावट होगी, ज़्यादा जमीन की खपत होगी। करा कि एक और उदाहरण देखिए, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है तो उसे स्वीकार करने में पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे। यानी कि अगर आपको दूर दराज इलाके में नौकरी मिलती है तो सबसे पहले आप अपने सुविधाओं को देखेंगे कि वहाँ आने जाने में हमारी सुविधा है कि नहीं है, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा या सीखने के अवसर क्या हैं। दूसरी नौकरी में यदि आपको वेतन कम मिलता है लेकिन अनियमित रोजगार हो सकता है तो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है, और एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं दे सकती है और हो सकता है कि आपके परिवार के पर्याप्त समय न मिले, इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना भी कम हो जाएगी। यानी कि एक सुविधा दे रही है तो पैसा नहीं, एक पैसा दे रही है तो सुविधा नहीं, तो व्यक्ति दोनों पे निर्भर नहीं रह सकता है। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज से उनका आदर बढ़ता है, तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज से ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिला विभिन्न प्रकार की नौकरियां व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के लिए नहीं होते बल्कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। और इस तरीके से राष्ट्रीय अब विकास, यानी कि अब राष्ट्रीय विकास पे आता है कि किस तरीके से हमारा राष्ट्रीय विकास होता है। करा कि जैसा कि हमने ऊपर देखा है, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न है तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न ही होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। करा कि संभवतः है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थी उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है कि आपने इन स्वयं प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे, उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित नहीं हैं। यानी कि जितने भी बच्चे हैं राष्ट्रीय विकास में सबका अलग अलग उत्तर होगा, सब अलग अलग तरीके की बातें करेंगे और यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, या यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी, हमें यह भी सोचना
होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है, क्या इस विचार से बहुत से लोगों का लाभ हो सकता है या सिर्फ कुछ को ही। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों का पर विचार करेगा। यहाँ करा कि क्रियाकलाप कहता है यदि विकास की धारा में ही भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। यानी कि विकास की धारा यानी कि सोच अगर भिन्न है तो वह परस्पर विरोधी भी हो सकती है और निश्चित रूप से विकास के जो तरीके हैं वो भी भिन्न हो सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं तो आप किसी व्यक्ति के तर्क जानने का प्रयास करिए। यह आप लोगों की बातचीत करने, अखबारों और टेलीविजनों के माध्यम से ही जान सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए ये हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।